सबसे पहले शुरू करते हैं इतिहास से। तो देखो, सबसे पहले इस रीजन के हिस्ट्री समझने के लिए हमको कुछ कोर कॉन्सेप्ट समझने होंगे। उन्हीं के इर्द गिर्द बाकी जो डिटेल्स मैं आपको, जिनके बारे में आपको बताऊंगा, उन्हीं से जुड़े हुए हैं, तो फिर एवरीथिंग विल बिकम क्लियर। तो ये पहले कोर कॉन्सेप्ट समझ लो। यहाँ पे आप देखोगे वेस्ट बंगाल इंडिया की स्टेट है जिसकी राजधानी है कलकत्ता। मैंने यहाँ पे क्रिम्सन में हाईलाइट किया है तो आपको आराम से दिख जाएगा। ये रहा बांग्लादेश और ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की नॉर्दर्न साइड पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे आपको दिखेगा दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी। ये इंडिया का हिस्सा है, वेस्ट बंगाल स्टेट में आता है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमेशा से ऐसा नहीं था। ये रीजन, वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न रीजन था, इसका कुछ हिस्सा ये नेपाल के किंगडम में आता था। अब हाँ, उससे पहले सिक्किम में भी आता था, तो वो हम समझेंगे अभी। तो अभी के लिए ये समझ लो, मैं आपको थोड़ी टाइमलाइन बताता हूं। देखो, 1780s की बिगिनिंग में ये रीजन सिक्किम के अंडर आता था। सिक्किम का जो किंगडम था उसके अंडर ही आता था, और सिक्किम की काफी हद तक जंग चलती रहती थी गुरखास के साथ। गुरखास आते थे नेपाल से, उनका भी यही एम्बिशन था कि टेरिटरी हथियाई जाए, कि एक्सपैंड करो अपना किंगडम, और जरा जमीन हमारे किंगडम में होनी चाहिए। तो उनका ये ऑब्जेक्टिव था। तो इसमें काफी बार दोनों ने जंग लड़ी, और 1780 के एंड तक, 1780s के एंड तक गुरखास ने ये वाला रीजन कैप्चर कर लिया सिक्किम से। और फिर उन्होंने ये भी कोशिश करी सिक्किम को और पीछे धकेलने की। ये काफी लंबे समय तक ये वॉर आराम आराम से चलती रही। बहुत ही हिली एरिया है, तो बहुत ही कोई ऐसा नहीं था कि फ्लैट कोई टेरेन है जहां पर बिल्कुल एक वॉर हुई कुछ दिन की वहां पे सब डिसाइड हो गया। बहुत ही माउंटेनियस हिली रीजन था, तो जंग बहुत ही आराम आराम से स्लोली प्रोग्रेस करती थी। तो अब देखो, इसी टाइमलाइन के आसपास ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कब्जा कर लिया था, और वो भी ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जा रहे थे। और उन्होंने देखा कि नेपाल, यहाँ पर जो किंगडम है नेपाल का, यहाँ पर बिजी है गुरखास। तो उन्होंने ये सोचा कि हम यहाँ पर ये रीजन क्यों नहीं कब्जा लेते, क्योंकि ब्रिटिशर्स को काफी पोटेंशियल दिखा इस रीजन में। उनको लगा कि टी प्लांटेशन हो सकती है, और ब्रिटिश किंगडम के लिए काफी यहाँ पे कमाई का जरिया हो सकता है, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी का ये रीजन। तो 1814 में होती है एंग्लो गुरखा वॉर, जिसमें ब्रिटिशर्स और जो गुरखा थे यहाँ के नेपाल के, उनके बीच में जंग होती है, जिनमें गुरखास की बहुत ही बुरी हार हुई थी। अब जरा थोड़ा फोकस करते हैं इस जंग में कि आखिर ये ब्रिटिशर्स की सेना कितनी बड़ी थी, गुरखास की सेना कितनी बड़ी थी, और इस जंग का नतीजा क्या निकला। उससे हमको इस रीजन का जो आगे का भविष्य है उसके बारे में जो हमको समझना है वो काफी इजीली हम समझ पाएंगे। एंग्लो नेपालीज वॉर ये लड़ी गई थी फ्रॉम 1814 टू 1816। इसके बहुत सारे नाम है। इसको एंग्लो नेपालीज वॉर भी कहते हैं, उसके अलावा गुरखा वॉर भी कहते हैं। ये लड़ी गई थी किंगडम ऑफ नेपाल, जो आज अभी इस वक्त जिसको हम नेपाल कहते हैं, उस वक्त किंगडम ऑफ नेपाल कहते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ऑफ कोर्स मुद्दा यही था कि टेरिटरी, बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी था, और भी बहुत सारे इश्यूज थे, मगर मेन जो कोर इशू यही था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिक्किम से जो हथियाई थी किंगडम ऑफ नेपाल ने जमीन, वो अपने अंडर उसको लाना चाहती थी। काफी इंटेंस जंग थी, 2 साल तक चली है, और कहा जाता है उस जमाने की सबसे एक्सपेंसिव वॉर पड़ी ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, प्राइमरीली क्योंकि जो टेरेन थी, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रिटिशर्स जिस तरीके की टेरेन में लड़ने की उनको आदत थी, वो प्लेन टेरेन में उनको लड़ने की आदत थी। हिली एरियाज में लड़ने के लिए यू नीड एक अलग स्ट्रैटेजी चाहिए आपको, वहां पर अलग तरीके से लोग लड़ते हैं, और क्लाइमेट जो होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो बहुत सारे फैक्टर थे। अब हालांकि उस वक्त ब्रिटिश इंडिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनकी ताकत थी 22,000 लोगों की, और साथ में 60 कैनन्स भी थे। एक्चुअली 2 कैंपेन थे इसके, 2 साल की जंग थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 अलग अलग वेव्स में अटैक किया। पहले 22,000 बंदे भेजे, फिर उसके बाद 17,000। तो पहले जब 22,000 भेजे, साथ में उनके 60 तोपे भी थी, और जो गुरखास जो थे दूसरी साइड, उनके पास गन्स भी प्रॉपर नहीं थी, और कैनन्स भी नहीं थे उनके पास। ज्यादातर जो उनके जो ट्रेडिशनल वेपन्स थे उनसे ही वो लड़ रहे थे। मगर तब भी आई थिंक कहने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कमाल की बहादुरी दिखाई। और अगर आप इस पूरी वॉर को इन डेप्थ पढ़ेंगे तो उसमें काफी सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने यह भी बताया कि उन्होंने गुरखास जैसे खूंखार वॉरियर्स देखे नहीं थे। वो पहली बार उनको दिखा कि इतने कम नंबर्स में, नेपाल की उस वक्त टोटल सेना थी 11,000 की, तब भी उन्होंने 2 साल तक वॉर को प्रोलॉन्ग करके रखा। और ब्रिटिशर्स की एडवांस जो उनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट था उसको भी काफी हद तक उन्होंने ध्वस्त कर ही दिया था। बट
इवेंचुअली संख्या बढ़ती गई, पहले 22,000 लोग आए और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रिसोर्सेज की कमी थी नहीं। उन्होंने कई सोल्जर्स इंडिया से ही बुला लिए, मेनलैंड इंडिया से, और बहुत सारे मर्सिनरीज भी हायर कर लिए, बहुत सारे और प्रेशर टैक्टिक्स अपनाए। और फिर सेकेंड वेव जो थी 17,000 सैनिकों की, और ये कंबाइंड जो दोनों वेव थी, इन्होंने मिलकर जो गोरखा थी उनकी कमर तोड़ दी और इवेंचुअली वो जीत गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ये जंग जीत गया और इस जंग को जीतने के बाद साइन हुई ट्रीटी ऑफ सुगौली। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, ट्रीटी ऑफ सुगौली को रेटिफाई किया गया था 4 मार्च 1816 में। इस वक्त जो जंग थी नेपाल और ईस्ट इंडिया की, वो खत्म हो चुकी थी और बहुत ही ये एक कड़वी हार थी नेपाल के लिए, क्योंकि उनको सिक्किम से जो भी उन्होंने रीजन कब्जाया था, जैसे दार्जिलिंग, एक सबसे मेन रीजन तो यही था, उसके अलावा और भी छोटे मोटे और रीजन थे आसपास के, वो सब उनको ब्रिटिशर्स को देने पड़े। और उसके अलावा और भी बहुत सारी क्लॉजेस थी, मगर अभी हम इसको पे फोकस करेंगे ताकि हम जो हमारा मेन जो चीज हम समझना चाहते हैं वो समझ जाए। आपको ये इन्फॉर्मेशन वैसे पता होनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस जमाने में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। वो थे फ्रांसिस एडवर्ड रॉडन हेस्टिंग। ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, ये है रॉडन हेस्टिंग्स। तो इनके अंडर काफी इंपॉर्टेंट वॉर्स लड़ी गई थी। पहले तो ये एंग्लो नेपलीज वॉर, ये बहुत ही एक्सपेंसिव वॉर थी और एक टर्निंग पॉइंट था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि दार्जिलिंग को जैसे उन्होंने ऑक्यूपाई किया, उससे बहुत ज्यादा उन्होंने आगे आगे पैसा भी कमाया थ्रू टी प्लांटेशन। और फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये भी इनके अंदर ही लड़ी गई थी। और उसके अलावा पंजाब में भी छोटी मोटी वॉर होती रहती थी। तो काफी सारी वॉर्स को इन्होंने मैनेज किया। और उसके अलावा ये इन्होंने ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड रोडवारी सेटलमेंट इन मद्रास। ये खैर ये अलग ये टॉपिक है, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो मेन ये क्रक्स यहां पे ये निकलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और किंगडम ऑफ नेपाल हार गया। अब आगे क्या होता है? अब देखिए, हमने जंग की बात कर ली, ईस्ट इंडिया कंपनी और किंगडम ऑफ नेपाल के बीच में जंग हो गई, सेटल हो गया मामला। फिर उसके बाद 1907 पे आते हैं सीधा। अब ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है दार्जिलिंग और जो बाकी रीजन जो पहले सिक्किम के हुआ करते थे, फिर नेपाल ने ले लिए, हम अब ब्रिटिश इंडिया में आ चुके हैं। मगर वहां पर जो एरिया है दार्जिलिंग का एरिया और जो आसपास का एरिया सिलीगुड़ी का, वहां पर जो मेजॉरिटी जो लोग लैंग्वेज बोलते थे वो बंगाली नहीं बोलते थे, वो बोलते थे नेपाली। इसके बहुत सारे रीजन थे। एक तो प्रॉक्सिमिटी जो थी नेपाल के साथ, और उसके बाद जंग जो हुई उसमें काफी सारे लोग वहां से यहां पे आ गए, वेरियस रीजंस। ये भी माना जाता है कि एक बहुत ही लंबे समय से, कई सदियों से वहां पर नेपाली स्पीकिंग पीपल रह रहे हैं, मगर धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रही और काफी नेपाल से वहां पे लोगों के रिश्ते तय होते थे और बहुत सारी चीजें होती थी। तो मतलब कि जो बंगाल, मेनलैंड जो बंगाल है, वहां से कोलकाता के पास का जो एरिया, वहां पे जो लोग रहते थे उनसे कल्चरली सिमिलैरिटी नहीं रखते थे दार्जिलिंग के एरिया के लोग। और उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स भी आती थी, क्योंकि आप उनको ऐसे फील होता रहा कि वो एक माइनॉरिटी है एक स्टेट में, जहां पर वो कुछ ऐसे लोगों के साथ उनको रख दिया गया है जिनके साथ उनकी सिमिलैरिटी नहीं है। अब आप कहोगे तो इंडिया का थीम है कि हम सब लोग, बहुत सारी स्टेट्स हैं, आपस में इतनी सिमिलैरिटीज ना भी हो मगर हम फिर भी मिलके रहते हैं। मगर उनका मसला ये था कि वो एक स्टेट नहीं है, वो एक स्टेट में है, कंट्री के अंदर भी उनको एक स्टेट में रख दिया गया है, एक ऐसी स्टेट में जहां पर दो बिल्कुल ही अलग प्रकार के लोग हैं, जो अलग भाषा बोलते हैं, कल्चरली काफी डिफरेंट है, खाना वगैरह रहन सहन बहुत ही डिफरेंट है। खैर आगे जाकर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह जो होनी थी इसमें, वो आगे जाकर हुई बहुत बाद में, 1947 के बाद में। मगर उससे पहले गोरखालैंड की जो डिमांड थी वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए थी। तो सबसे पहले देखिए, हिलमैन्स एसोसिएशन ऑफ दार्जिलिंग ने सबमिट करी, एक मेमोरेंडम सबमिट किया था मॉर्ले बिंटो रिफॉर्म्स को, जहां पे उन्होंने कहा था कि ये दार्जिलिंग के लिए एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होना चाहिए। इनकी रिक्वेस्ट को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, इसमें कोई कल्चरल, कोई लैंग्वेज का अभी तक इशू नहीं आया था। फिर 1917 में हिलमैन्स एसोसिएशन ने एक और मेमोरेंडम सबमिट किया बंगाल गवर्नमेंट और उस वक्त के वाइसरॉय को कि एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाओ ये दार्जिलिंग का, और साथ में और जो आसपास के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका। इस पर भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, ये उतनी प्रायोरिटी नहीं थी उस वक्त, ठीक है। फिर 1947 में जब देश आजाद होने ही वाला था, द अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड कौन थे वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उन्होंने ये एक मेमोरेंडम सबमिट किया
जहां पे उन्होंने डिमांड की कि गोरखास्तान, उस वक्त गोरखालैंड नहीं कहते थे, गोरखास्तान बनाना चाहिए, जिसमें दार्जिलिंग का डिस्ट्रिक्ट हो और साथ में सिक्किम के भी कुछ एरिया हो, तो उससे गोरखास्तान बनाओ। तो ये भी एक पॉलिटिकल रीजन के लिए किया गया था, उस वक्त लोगों को अपीज करने के लिए, क्योंकि 1947 तक उस रीजन में इतनी आबादी हो चुकी थी, बंगाल की मैं बात कर रहा हूं, कि लोगों को फील होना शुरू हो गया था कि गोरखालैंड के लोग और बंगाल के लोग आपस में सिमिलर नहीं है, और परहैप्स सही रहेगा कि अगर दोनों की अलग अलग दो स्टेट्स हो। वो इंडिया का पार्ट रहना चाहते थे, मगर इंडिया में ही एक सेपरेट स्टेट चाहते थे। अब आप कहोगे कि इससे हो क्या जाएगा, एक मतलब नाम के लिए आपने लकीर खींच दी, उससे हो क्या जाएगा, ये मैं आपको अभी और समझाऊंगा। इसका एक इसमें लैंग्वेज कहां पे आती है। तो देखो 1952 में अखिल भारतीय गोरखा लीग बनी, इनके प्रेसिडेंट थे NB गुरुंग, और ये प्राइम मिनिस्टर नेहरू से मिले। यहां पर इन्होंने डिमांड की कि हमको बंगाल से अलग करो। इसमें देखो यहां तक 1952 तक लैंग्वेज का इशू आ चुका था, क्योंकि वेस्ट बंगाल में देखिए काफी बार ये बात उठी कि जो पूरा बंगाल है उसमें दार्जिलिंग को भी इन्होंने शामिल कर दिया, वहां पर बंगाली लोगों को बोलनी चाहिए। अब वहां के लोग बंगाली तो बोलते नहीं थे, जैसे मैंने आपको बताया नेपाल का कनेक्शन था, वहां के लोग नेपाली बोलते थे, कल्चरली भी वो नेपाल से आइडेंटिफाई करते थे कंपेयर टू वेस्ट बंगाल। तो उनको बड़ा अजीब लगा, उनको लगा कि थोपा जा रहा है हम पे कोई कल्चर, लैंग्वेज, और जो हमारी आइडेंटिटी है वो मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो जहां पर भी ये एक फीलिंग लोगों में आनी शुरू हो जाती है, इमीडिएटली लोकल पॉलिटिशियंस इसका फायदा उठा के एक उसको इशू बना देते हैं उसका, ताकि वो एलिवेट हो सके। तो दोनों चीजें होती हैं, एक तो यहां पर इशू भी होता है तैयार, लोगों की सेंटिमेंट्स भी होती है, फिर लोग भी रहते हैं अच्छा आपकी सेंटिमेंट्स, आप कुछ चाहते हो, हम आपके नेता बनेंगे, हमको फॉलो करो, हम आपको ये चीज देंगे। तो सबसे पहले फिर अखिल भारतीय गोरखा लीग का गठन हुआ। फिर हालांकि ये वायलेंट नहीं थे, ना ही इन्होंने जरूरत से ज्यादा एजिटेशन किया इस पर, और एक बहुत ही पोलाइट तरीके से मैं कहूंगा उन्होंने ये अपनी डिमांड रखी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के सामने। उसके बाद 1980s में मामला गर्म होना शुरू हो गया। प्रंता परिषद ऑफ दार्जिलिंग प्रेसिडेंट इंदिरा बहादुर राय, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को इन्होंने लिखा कि हमको एक नई स्टेट चाहिए दार्जिलिंग, क्योंकि 1980s तक जो दार्जिलिंग के लोग थे उनको डिस्क्रिमिनेशन भी फील होने लग गया, क्योंकि कैपिटल जो थी पूरी स्टेट की वो तो कोलकाता में थी, तो कोलकाता में हर कोई काम करने के लिए जाएगा, तो वहां से दार्जिलिंग से जो लोग काम करने के लिए भी जाते थे तो वहां पे उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, काम मिलने में मुश्किल होती थी, और भी कोई आपको व्यवसाय खोलना है उसमें वो करने में मुश्किल होती थी, तो काफी इश्यूज थे। और उसी साल ये लोगों के अंदर जो सेंटिमेंट्स थी इस पूरे इशू को लेकर इतनी ज्यादा हो गई कि गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट खड़ा हो गया। अब ये खड़ा किया था सुभाष घिसिंग ने। अब यहां तक जब बात आ गई थी ना, तो फिर वायलेंस, एजिटेशन, जबरदस्ती एक अपनी मांग को सामने रखना, क्योंकि गोरखा लैंड के जो समर्थक थे उनको लग रहा था कि सरकार, भारत सरकार उनकी बात सुन नहीं रही, वो हर बार दरख्वास्त भेजते हैं और दरख्वास्त को कहते हैं देखते हैं, और उनको लगा कि दे मस्ट डू समथिंग एक्स्ट्रा ताकि उनकी अटेंशन वो अट्रैक्ट कर सके। और फिर यही हुआ, वायलेंस शुरू हो गया। 1986 में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने एक वायलेंट एजिटेशन शुरू कर दी गोरखालैंड के लिए, जिसमें 1200 लोगों की मौत गई। ये एक बहुत ही ज्यादा एक डार्क समय था उस पूरे रीजन के लिए, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान दी इस कॉज के लिए कि हमको एक अपनी स्टेट चाहिए जहां पे हमारा अपना कैपिटल होगा, हम अपनी पॉलिसी चलाएंगे, बाहर की लैंग्वेज हम पे थोपी नहीं जाएगी, हमारा कल्चर हम प्रिजर्व करके रखेंगे, वहां पे हमारी एक आइडेंटिटी जो होगी वो हम प्रिजर्व कर पाएंगे। तो इस सब इशू को लेकर लोग इतने ज्यादा वहां पे भावुक हो गए कि इतने सारे लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। इसमें ऑफकोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव का भी कुछ हद तक फॉल्ट था, वो भी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते थे पूरे केस को। और फिर 1988 में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल अकॉर्ड था, वो साइन किया गया GNLF द्वारा। ये GNLF मैंने बता दिया था, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, और लेफ्ट फ्रंट की जो सरकार थी उस वक्त वहां पे जो हेड कर रहे थे लेफ्ट फ्रंट की सरकार को, वो थे ज्योति बसु। इनकी अब डेथ हो चुकी है। आपको अगर मतलब इनके बारे में नहीं पता, अलग से इनके बारे में पढ़िएगा। बंगाल के एक बहुत ही बड़े नेता थे। अब इन्होंने एक डील इन्होंने साइन करी। इस डील के अंदर यही था कि जो कंसेशंस चाहिए थे दार्जिलिंग के लोगों को, जिससे उनको ये श्योरिटी मिल जाए कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी पे कोई आंच नहीं आएगी, और जो वो चाहते हैं वो बिना स्टेटहुड पाए उनको दे दिया जाएगा।
क्योंकि वेस्ट बंगाल भी नहीं चाहता था कि दार्जिलिंग उनसे अलग हो जाए। इकोनॉमिक रीजंस थे और कोई भी पॉलिटिशियन ये नहीं चाहेगा कि जो स्टेट है उसका विभाजन हो गया हो, और बाकी जो मेनलैंड वेस्ट बंगाल के लोग थे वो भी चाहते थे कि बंगाल जो है उसमें दार्जिलिंग भी शामिल रहे। तो इस सब रीजंस की वजह से उन्होंने ये समझौता किया कि कुछ हम कंसेशंस दे देंगे वहां के दार्जिलिंग के लोगों को, मगर वो अलग ना हो। और काफी हद तक GNLF इस बात पे राजी भी हो गया। अब वो कंसेशंस क्या क्या थे, क्या क्या चीजें दार्जिलिंग को बाद में दी गई, वो जानते हैं। तो सबसे पहले जो कंसेशंस दिए गए थे, सबसे पहले तो नेपाली लैंग्वेज को 8th शेड्यूल जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया इंडिया में। टोटल हमारे देश में 23 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22 उनमें से 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आती है। जो एक्स्ट्रा एक है वो इंग्लिश है, टोटल मिला के 23 हो जाती है। तो जब नेपाली को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था तो दार्जिलिंग के लोगों को इससे ये एक तरीके से भारत सरकार एश्योरेंस दे रही थी कि हम उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज की इज्जत करते हैं और उनका अपना स्थान है हमारे देश में। और इसने काफी हद तक काम भी किया। वहां पर जो एजिटेशन था, जो लोगों का गुस्सा था, आक्रोश था, वो कम हुआ और जो आम जिंदगी थी लोगों की वो वापस चलने लग गई। मगर फिर तब भी लीडर्स जो एक इश्यू होता है उसको खींचते रहते हैं, और लीडर्स ने धीरे धीरे उसको और भी खींचा। और उसका एक और रीजन ये भी था कि वेस्ट बंगाल में जो डिस्क्रिमिनेशन थी, जो दार्जिलिंग के लोगों की कोलकाता में और जो वहां पे बंगाली डोमिनेटेड एरिया है, वो कम नहीं हो रही थी, वो वही के वही थी। और उससे दार्जिलिंग के लोगों को हमेशा ये था कि काश एक स्टेट जरूर होनी चाहिए हमारी, और वो इशू कभी खत्म नहीं हुआ। और उसी का फायदा उठाते हुए जो बाकी वहां पे लीडर हैं उन्होंने और भी वहां पे कंसेशंस मांगे, जैसे जो स्पेशल स्टेटस मांगा हिल का, जो हिली एरिया जो है वहां पे वेस्ट बंगाल में उनके लिए। और फिर उसके बाद ये तो खैर इतना एक इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था। फिर 2007 में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का जन्म हुआ। अभी जो हम लोग 2017 में जो हम उस वक्त केओस और मेहम जो वहां पे देख रहे हैं, अफरा तफरी हो रही है वहां पर दार्जिलिंग में, वो उसमें काफी हद तक जो एक रोल है वो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का ही है, जिसको खड़ा किया था बिमल गुरुंग ने। ये देखिए काफी कंट्रोवर्शियल फिगर है वहां पर उनकी पॉलिटिक्स में। इन्होंने जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा खड़ी तो करी, मगर इन्होंने बाकी जो इनके ऑपोजिशन के जो वहां पे और लीडर थे जो काफी हद तक सेम ही चीज डिमांड कर रहे थे, जो ये डिमांड कर रहे थे, उनके खिलाफ इन्होंने बहुत एक्शन लिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑल इंडिया गोरखा लीग के जो लीडर थे मदान तवांग, इनको मर्डर कर दिया गया दार्जिलिंग में। और इसका जो आरोप है ये लगाया गया था इनके गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पर कि उन्होंने ये किया है, इवन दो ऑल इंडिया गोरखा लीग भी यही चाहती थी कि गोरखालैंड क्रिएट हो, मगर वो बस बिमल गुरुंग के जो स्टेप्स हैं, जो उनकी अप्रोच है, उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो यहां पर अब दार्जिलिंग के लोगों की जो नीड्स थी, जो वो चाहते थे, वो पीछे हो गई थी। पॉलिटिशियन जो थे लोकल, जो लोगों की सेंटिमेंट्स पे जो पॉलिटिक्स करना चाहते थे, जो आगे आके बड़ा नेता बनना चाहते थे, उनकी जो ग्रीड थी, उनकी जो पावर की हंगर थी, वो ज्यादा आगे आ गई। और उसकी वजह से काफी मर्डर्स वगैरह भी हुए वहां पर। और फिर अब रिसेंटली 2017 में सडनली फ्रेश एजिटेशन शुरू हो चुकी है दार्जिलिंग और आसपास के एरियाज में ड्यूरिंग ममता बनर्जी विजिट। अब क्या हो गया अचानक से, ममता बनर्जी ने क्या ऐसा कर दिया कि जो चीज जो काफी हद तक ठंडी हो चुकी थी, जिसमें ज्यादा अब इतना वहां पर प्रॉब्लम आ नहीं रही थी, सडनली ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कर दिया कि वो पुरानी प्रॉब्लम फिर से खड़ी हो गई, ये जानते हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब अचानक से वहां पर सडनली इतना ज्यादा आक्रोश कैसे आ गया लोगों में सडनली। देखो, ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, रिसेंटली उन्होंने सिविक पोल जीते पिछले महीने। अब वो जीतने के बाद उन्होंने ये एक स्टेप लिया कि बंगाली लैंग्वेज को कंपलसरी बना दिया जाए इन स्कूल्स, और ये एक कैबिनेट मीटिंग के दौरान ये किया। अब इससे क्या हो गया कि दार्जिलिंग के लोगों को सडनली जो पुरानी जो उनकी फीलिंग थी कि इनसिक्योरिटी के हमारी भाषा जो है नेपाली, उसको ऑप्रेस किया जाएगा, उसको अब इरेडिकेट करने की कोशिश की जा रही है, उनका भी बंगालीकरण करने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से वहां पे वो ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं कि उनपे भी बंगाली थोपी जाएगी और उनको भी कहा जाएगा कि आप भी बंगाली बोलिए। तो उनका कल्चर कहां पे जाएगा, वो लोग उनकी पर्सनल जो एक आइडेंटिटी है उसका क्या होगा। तो वो सारा जो डर था सडनली वो वापस आ गया। और ये जो मूव था इसकी कोई जरूरत नहीं थी कि बंगाली को कंपलसरी बनाया जाए। हालांकि
बाद में ममता बनर्जी ने क्लैरिफाई किया कि जो वहां पे हिली रीजन है, वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग के आसपास का रीजन है, वहां पे ऐसा नहीं किया जाएगा। मगर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। मैंने आपको ये बधाई दिया है कि वहां पे जो गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा है, वहां के लीडर वैसे तैयार बैठते हैं कि उनको एक इशू मिल जाए, उस पर वापस वो पॉलिटिक्स शुरू कर सकें। तो उनको जैसे ही इशू मिला, वो सडनली इस बात को लेकर कमाल की वहां पर उन्होंने एजिटेशन करनी स्टार्ट कर दी। और अभी वहां पे आर्मी बुलानी पड़ रही है, वहां पे 250 आर्मी पर्सनल अभी डिप्लॉयड है। और बाकी जो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन्होंने ये बताया कि वहां पे उन पे पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। और बहुत तरीके से जो पब्लिक है वो काफी डरी हुई है, क्योंकि जो क्लैशेज हैं सडनली बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इस सब की वजह से अभी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने ये कहा है कि जो बंगाल में सरकार है, वेस्ट बंगाल में सरकार है, उनसे डिस्कशन करने को बिल्कुल राजी नहीं है। वो ये मानते हैं कि वो उनकी बातें सुनने को रेडी नहीं है। वो उन्होंने ऐसा स्टेप लिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। और सही में ये स्टेप कोई भी एक्सपर्ट को समझ नहीं आ रहा कि क्या जरूरत थी इसकी। बिना वजह बैठे बैठे एक मुसीबत को उन्होंने अब बुला लिया है। और अभी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने यह कह दिया है कि वो बीजेपी लेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंटर में दिल्ली में सरकार है, उनसे बात करने को तैयार है। मगर जो वेस्ट बंगाल में जो अभी सरकार है, उन पे वो भरोसा नहीं करते और उनसे वो बात नहीं करना चाहते। बीजेपी ने जब 2014 का जो इलेक्शन कैंपेन, जब प्रधानमंत्री, अब तो प्रधानमंत्री बन चुके हैं नरेंद्र मोदी, उस वक्त जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उस वक्त जब कैंपेन को लीड कर रहे थे 2014 के बीजेपी के कैंपेन को, उस वक्त उन्होंने वादा किया था इन्होंने ये बोला था कि अगर हम पावर में आते हैं तो गोरखालैंड की जो डिमांड है उसकी तरफ हम सिंपैथी रखेंगे। तो ये बहुत बड़े शब्द होते हैं। इसका मतलब यही होता है कि हम एक बार पावर में आ गए ना, तो ये जो डिमांड है इसको भी हम देखेंगे, शायद इसकी तरफ भी हम कुछ करें। तो ये भी उनको अब गोरखा जनमुक्ति मोर्चा वालों को ये भी अब उम्मीद है कि सिंस अब बीजेपी सरकार आ चुकी है और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी गलती कर ली है, तो इस गलती का फायदा उठा के एक माइलेज सी बना लो। और हो सकता है कि अगर किस्मत ने साथ दिया कि गोरखालैंड एक अलग से स्टेट बन सकती है। अब यहां से इंडिया से अलग होने की कोई बात नहीं है, इंडिया के अंदर ही वो अपनी स्टेट चाहते हैं। तो इससे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा वालों को क्या मिलेगा? सीधी सी बात है, नई जो स्टेट होगी वहां पे चीफ मिनिस्टर जो होगा इन्हीं की पार्टी से होगा, और बाकी जो और जो दिग्गज लीडर हैं इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के, वो मिनिस्टर्स बनेंगे या फिर एमएलए बनेंगे, उनके पास पावरफुल एक पोस्ट आ जाएंगी। तो ये बेसिकली पावर स्ट्रगल है जहां पे लोगों की सेंटिमेंट्स का यूज किया जा रहा है। मगर लोगों की सेंटिमेंट्स भी हैं, डर भी है, मगर इतना नहीं है जितना यहां पे प्रेजेंट किया जा रहा है लोगों के सामने के पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को रिस्क लेना पड़ रहा है। सो अभी के लिए दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और मैंने आपको पूरा इसका ये भी बता दिया है कि इसका जो बैकग्राउंड है काफी डीप, इसका हमने एनालिसिस किया है। अब इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है ये देखते हैं। तो अभी किया क्या जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर आना होगा इस इशू को लेकर और बहुत ही केयरफुली इसको निपटाना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो एरिया है ये स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हमारी जो 7 सिस्टर्स हैं, उनके साथ जो कॉन्टैक्ट है हमारा, वो हम बरकरार रखना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है बाकी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वो बहुत ही एक नैरो कॉरिडोर से होकर गुजरता है। तो अगर मान लो इस एरिया में टर्बुलेंस बढ़ती रहती है और स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कदम फिर से उठा लिया जिससे लोगों की सेंटिमेंट्स वहां पे हर्ट होती हैं, और जो वहां पे जो लोकल पार्टीज हैं उनको एक और मौका मिल जाता है कुछ और करने का, तो उससे उस रीजन में टर्बुलेंस फैल जाएगी और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा नुकसान होगा बाकी जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं उनको भी और रेस्ट ऑफ इंडिया को भी। और उसके अलावा मिलिटरीली भी ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर हम इंडिया की सिक्योरिटी को बरकरार रखना चाहते हैं तो इस एरिया में शांति बनाए रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वी कैन नॉट अफोर्ड के यहां पर टर्बुलेंस हो। फिर देखिए, एक हम ये कर सकते हैं कि फुल स्टेटहुड जो है गोरखालैंड को, वो देना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। वो अभी शायद हम टाल भी सकते हैं। कैसे टाल सकते हैं कि जो एरिया है दार्जिलिंग और आसपास का जो हिली एरिया है उसको डेवलप करके, वहां पर एजुकेशन पे फोकस करके, यूनिवर्सिटीज का जो स्टैंडर्ड है वहां पर उनको इंप्रूव करके, उनको जो रेस्ट ऑफ द स्टेट है एट पार वहां पे उनको लाकर डेवलपमेंट के लिए, और वहां पर भी जॉब्स के जो व्यवसाय हैं वो उपलब्ध करा के, ताकि दार्जिलिंग में जो लोग हैं उनको बाकी जगह ना जाना पड़े काम करने के लिए, क्योंकि उनके जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो भाषा है वो थोड़ी सी अलग है।
तो उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना एक काफी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा इसका, मगर फॉर द टाइम बीइंग हम जो एरिया दार्जिलिंग का, उसमें हम और ज्यादा पैसे वहां पर इन्वेस्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जो अभी के लिए प्रॉब्लम है उसको हम सूद कर सकते हैं। सो ये पूरा इसका एक काफी अच्छा एक एनालिसिस था, एंड आई होप आप इसको पसंद करोगे।